हेलो मित्रों और स्टूडेंटों। हमारे मित्र भी होंगे, बहुत सारे छोटे होंगे, विद्यार्थी भी होंगे। वैसे टीचर तो कोई भी हो सकता है, जो ही हमें कुछ सिखाए वही टीचर है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। तो हम सभी को, सभी साथियों को, सभी मित्रों को, सभी स्टूडेंटों को, सभी बच्चों को होली की मुबारकबाद देते हुए ये वाचन शुरू करती हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, नेट और बहुत सारे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करती हूँ। 2 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाए क्योंकि मैं थोड़ी बिज़ी थी। तो आप अभी तक पढ़े हैं कि खुमान रासों के बारे में, जो संवत 810 से 1000 के बीच चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए थे, जिसे कर्नल टाट ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया था। खुमार पहला विक्रम संवत 810 से 865, खुमार दूसरा विक्रम संवत 870 से 900 तक, खुमार तीसरा विक्रम संवत 965 से 990। अब्बासिया वंश का अलमामू विक्रम संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा। तो ये आपका उस दिन हमने पढ़ दी थी। अब देखिए, इसमें है उसी नाम में खुमान रासो हैं। शिव सिंह का, जो सरोज की कथानुसार एक अज्ञात नाम भाट ने खुमान रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा था। शिव सिंह सरोज ने कथानुसार एक अज्ञात नामा भाट ने खुमान रासो नाम का एक ग्रंथ लिखा था। शिव सिंह ने बताया कि अज्ञात नाम भाट, जिनका नाम कोई नहीं जानता, उन्होंने खुमान रासो नामक ग्रंथ लिखा था। तो अब आते हैं आपके, पहले थे आपके खुमान रासो, जो 3 उसमें थे, जो 1 मान लिया गया था। अब आते हैं बीशल देव रासो। बीशल देव रासो नरपति नल्ला कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम बीशल देव का समकालीन कवि था। कदाचित वह राज कवि था। इसने बीशल देव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा है, जो वीर गति के रूप में है। किसने? बीशल देव रासो ने बीशल देव रासो नामक एक छोटा ग्रंथ लिखा, जो 100 पृष्ठों में था, जो वीर गीत के रूप में है। गद्य में वीर गीत के रूप में है, जो ग्रंथ में निर्माण काल यूँ दिया है। इसमें ग्रंथ में निर्माण काल यूँ दिया है, जैसे 12 से 72, ये गीत है बीशल देव रासो का, बीशल देव रासो नामक छोटा सा ग्रंथ का। 12 से 72 मझारी जेठ बधि नवमी बुधवारी, नालह रसायण आरंभई शारदा तूती ब्रह्म कुमारी। क्या था? 12 से 72 माझरी जेठ बदी नवमी बुधवरी, नालह रसायण आरंभई शारदा तुति ब्रह्म कुमारी। तो ये थे उनके ग्रंथ की जो पंक्ति। 12 से 72 का स्पष्ट अर्थ 12 है। 72 शब्द बरहोत्तर द्वादशोत्तर का रूपांतरण है, अतः 12 से 72 का अर्थ है द्वादशोत्तर 12 से 1200 से, अर्थात 1212 होगा, 1212 होगा। गणना करने का विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बंदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। 1212 ज्येष्ठ बंदी को बुधवार ही पड़ता है।
कवि ने अपने रासों में सर्वथा वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है, जिसमें वह विशल देव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ विशल देव का समय भी 1220 के आसपास है। उसके शिलालेख भी संवत 1210 में है और 1220 के प्राप्त हैं। विशल देव रासों में 4 खंड है। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार यूं है। खंड 1, मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से संभर के विशल देव का विवाह होना। खंड 2, विशल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना। खंड 3, राजमती का विवाह वर्णन तथा विशल देव का उड़ीसा से लौटना। खंड 4, भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा विशल देव वहां जाकर राजमती में फिर चित्तौड़ लाना। तो इस तरह से विशल देव में जो वर्णन है, खंड 1 में मालवा के भोज परमाल की पुत्री राजमती में संभार कर विशल देव का विवाह होना। खंड 2 में विशल देव राजमती से रूठ कर उड़ीसा चले जाते हैं। खंड 3 में राजमती बिरहा वर्णन, विशल देव का उड़िया से लौटना, राजमती का बिरहा और लौटना। और चौथा में है भोज अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना, विशल देव वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। तो पहले में विवाह, दूसरे में रूठना, तीसरे में उड़ीसा से वापस आना, चौथे में रूठ कर उड़ीसा चले जाते, दूसरे में, चौथे में उनके पिता का ले जाना, फिर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। इस तरह से है वर्णन। दिए हुए संबंध के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर विशल देव के बहुत पीछे ही लिखी जान पड़ती है, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णात्मक है। इसमें तो ये कौन सा काव्य है? वर्णात्मक, घटनात्मक नहीं है। इसमें 2 ही घटनाएं हैं। विशल देव का विवाह यानी वर्णन किया गया, विशल देव का विवाह और उनका उड़िया जाना। इसमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीक होता है। विशल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमाल राज भोज देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ विशल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना की ही प्रतीक होती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। विशल देव की एक परमाल वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती है। नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ ये वर्णन किया है कि घटित नहीं हुआ है कल्पना के द्वारा, क्योंकि ऐसा नहीं है इस तरह से कि भोज का नाम कोई राजा नहीं था वहाँ पे भोज नाम का, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है, अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि भी ही भोज रही हो और उस समय आधार पर इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ विशल देव का विवाह हुआ हो। परमाल कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्टि होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से ना मिलाया गया हो, जैसे जननी गोरी तू जैसलमेर, गोरड़ी जैसलमेर की, जननी गौरी तू जैसलमेर, गोरड़ी जैसलमेर की। आबू के परमार भी राजपूतों में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ, अचरज, कवि कालिदास। जैसे पहले कहा आया है कि अजमेर के चौहान राजा विशल देव विग्रहराज चतुर्थ बड़े वीर और प्रतापी थे और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनका वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रहराज नाटक संस्कृत में है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं
पर खुदा हुआ मिला है और राजपूताना म्यूजिशियन में सुरक्षित है, पर नल्ला के इस बीसल देव में जैसे कि होना चाहिए था, ना तो गुप्त वीर राजा को ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उनके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने का प्रोसित पत्रिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को बीसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं, केवल गाने के लिए इसे रचा गया, तो बहुत कुछ समाधान हो सकता है। यानी काव्य नहीं है, सिर्फ गाने के लिए रचा गया था। भाषा की परिभाषा करके देखते हैं तो यह साहित्य नहीं है। राजस्थानी जैसे सुकाई छे सूखता है, पटड़ा थी पटना से, भोज तड़ा भोज का, खंडरा खंड खंड का। इस ग्रंथ से एक बात आभास अवश्य मिलता है कि वह यह कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता है। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। बीसल देव रासों में भी बीच बीच में बराबर इस साहित्य भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने के चीज़ होने के कारण उसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में रचित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण की मैलवी मिलाकर जोड़कर चित्त में रड़ में पिची प्राप्त होगी या किया जाए। ईड़ी विधि, इस विधि में ईसाऊ ऐसा बाल हो बाला का, इसी प्रकार नायर नगर का, पासव प्रसार का, पयोधर आदि प्राकृत शब्द भी हैं, जिनका प्रयोग कवि कविता में अभ्रंश से लेकर पीछे तक होता रहा है। इसमें आए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, नेजात, जनो, तजियाना आदि। जैसे कहा जा चुका है, पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है, अतः ये शब्द पीछे से मिले हुए भर हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहार भी कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलाने लगे थे। अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं। बीसल देव के सरदारों में तजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं। महल पल्लाड़ियो ताजदीन, खुरसाड़ा जड़ी चलियो गोड़। उपयुक्त विवेचनाओं के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। राय बहादुर, पंडित गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा। राजपूताने का इतिहास भूमिका पृष्ठ 19। यह नरपति नल्ला की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधित कई तथ्य पर पहुँचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है राजपूताने के एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे माती का आँखा किया, चंदन काठ का माड़वा, सोने की चोरी, मोती की माला इत्यादि। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देशों की भाषा का आश्रय देकर एक सामान्य साहित्य भाषा भी स्वीकार हो चुकी थी, जो चरणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारती जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा, जो साहित्य रूप या वह डिंगल कहलाता था। हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। दूसरी बात जो
की साहित्य से संबंध रखती हैं। वीर और श्रृंगार का मेल है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है। वीर रस किंचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। विशल देव रासो के कुछ पद देखिए। परब चात्यो विशल राय, चौरास्या सहुलिया बुलाए। जान तड़ी सजती करऊ, जिरहा रंगवली पर ज्यो टूप। सुआउ पैसाउ विशल राव, आवी सयल अतेवरी राव। रूप अपूर्व पेशियाई, इसी अस्त्री नहीं सयल संसार। अतिरंग स्वामी सुमिली रात, बेटी राजा भोज की। करब करी उभो छई संभर्यो राव, मोह सारीख नहीं ऊर भुलाव। मह घरी संभर उगाई, चिहु दिसी थाड़ जैसलमेर। गरवी ना बोलो हो संभार्यो राव, तो रखिया घाड़ और भुआल। एक उड़ीसा को धड़ी, बच्चन इमाइल तू मनी। ज्यों थारही संभार उगाई, राजा उड़ी घरी उगाही हीरा खान। कुंवरी कड़ाई सुड़ी संभारो राव, काई। स्वामी तू लई जाई, करऊ हमारहु जाई सुड़ाऊ। शराई छाई 60 अतेवारी नारी, कड़वा बोल न बोलिस नारी। तुमो मेलसी चित विसारी, जीव न जीव बिगोयनु। दव का दाधव कुपल मिलाई, जीव का धाब नु पगुई। नाला कहई सुड़ी जाई सब कोई। आव्यो राजा मास बसंत, गढ़ माही गुड़ उछली। जय धन मिलति अंग संभार, मान भंग हो तो बाल हो। इड़ी परि हता राज दुआरी। इस तरह से इनकी पंक्ति थी विशल देव रासो, जो हमने अभी वाचन किया। अब है नवंबर चंद्रबरदाई का, जो संबत 1225 से 1249 तक का समय है उनका। 1225 से 1249 तक का। और 1212 का किसका था? विशल देव रासो। तो ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज समंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। इनसे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जागात नामक गोत्र के थे। इनके जागात गोत्र पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार को भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और समंत भी थे तथा षड भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, शास्त्र, ज्योतिषी, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जलधारी देवी का इष्ट था। इन्हें जलधारी देवी का इष्ट था, जिनकी कृपा से ये अदृश्य का भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते और जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें 69 समय सर्ग या अध्याय है। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ। मुख्य छंद है कवित्त, छप्पन, दुहा, तोमर, प्रोटक, कहा, आर्या जैसे कंदावरी के संबंध में प्रसिद्ध है। उनका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया। वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जढ़ल द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज की कैद करके गजनी
ले गए। तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहाँ गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्लट के हाथ में रासों की पुस्तक देखकर उसे पूर्ण करने का संकेत दिया। जल्लट के हाथ में रासों को सौंप जाने और उनके पूरे किए जाने का उल्लेख रासों में है। पुस्तक जल्लट हाथ दे चली गजन निपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उदरीय जिमि, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत, चंद नंद उदरी तिमि। पृथ्वीराज रासों में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहान के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का विस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अड़ोराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुअर तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। अनंगपाल की 2 कन्याएं थीं, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपनी नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज्य एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक दिन राजसू यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ से भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किए। कैसे? जैसे चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, उनके पृथ्वीराज हुए। किसके हुए? सोमेश्वर के साथ राठौर की उत्पत्ति हुई। और दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, उनको पृथ्वीराज हुए। और पृथ्वीराज अंगनपाल ने पृथ्वीराज को गोद ले लिया, तो अजमेर और दिल्ली राज एक हो गया। तो जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयुक्ता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए, पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रख दी। संयुक्ता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह जयमाल लेकर रंगभूमि में आई तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा किनारे के महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किए। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयुक्ता से गंधर्व विवाह किया और अंत में वे उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयुक्ता को लेकर पृथ्वीराज कुशल पूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में ही उसका समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। बल का बहुत कुछ हास तो जयचंद तथा और राजाओं के साथ लड़ते तड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देख सबुद्दीन चढ़ आए, पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा। अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे कभी चंद की गजनी पहुँचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मार कर मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण यहाँ लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था, जो एक दूसरे के पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दूसरे शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हार कर पृथ्वीराज के पास भाग आए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी बैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और उनकी कन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी है। ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों के दिए हुए संबंधों का
ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासो ने चंगेल कौन जाली ग्रंथ है 16वीं शताब्दी में लिखा जाली ग्रंथ ठहराया है। पृथ्वीराज रासो पृथ्वी समसामयिक कवि ने जो पृथ्वी समसामयिक कवि थे उसे जाली बताया। रासो में चंगेल तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेश और पुष्ट होता है कि प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरा चंद ओझा रासो में वर्णित घटनाओं तथा सबतों के बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज की राजसभा के काश्मीरी कवि जैनक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा जो पूरा नहीं मिलता। इसमें दिए संबत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती। इसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कपूर देवी लिखा गया जिसका समर्थन हांसी के शिलालेख से होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रमाणित है। यहाँ हांसी है, पता नहीं झांसी है कि हांसी, शायद झांसी ही होगा। प्रमाणित और सामायिक रचना है इसके तथा हमीर महाकाव्य आदि कई प्रमाणित ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना के गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयुक्ताहरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती है। इस प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेख में जांच करने पर कल्पित ठहरती है क्योंकि इसमें से सोलंकी चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं। इनमें वे सूर्यवंशी चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। चंद ने पृथ्वीराज का जन्मकाल संवत 1115 में दिल्ली गोद जाना 1122 में, कन्नौजी जाना 1151 में, जैसे जन्म 1115, दिल्ली में गोद लेना 1122, कन्नौजी जाना 1151, शहाबुद्दीन के साथ युद्ध 1158 में लिखा। पर शिलालेखों में दान पात्रों में जो संबंध मिलते हैं उसके अनुसार रासो में दिए गए संबंध ठीक नहीं है। अब दान पात्र का शिलालेख इनमें पृथ्वीराज जयचंद और परमदेव महोदय के राजा परमाल के नाम आए इस प्रकार मिले। पृथ्वीराज के चार जिनके संबंध 1224-1244 के बीच में है, जयचंद के 12 जिनके संबंध 1224 और 1243 के बीच है, परमादिदेव के 6 जिनके संबंध 1223 और 1258 के बीच है। इनमें से एक संबंध 1239 का है जिसमें पृथ्वीराज और परमादिवराज परमाल के युद्ध का वर्णन है। इन संबंधों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक पुष्टि फारसी तवारीखों से भी हो जाती है। फारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 587 हिजरी विक्रम संबंधी 1248 ईस्वी में सन 1151 में हुआ था। यानी हिजरी में 587 और विक्रमी संबंधी 1248 में विक्रमी संबंधी 48 और सन में 1951 में हुआ था। अतः इन संबंधों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो अब यहीं का वाचन समाप्त करती हूँ। नमस्कार। फिर से हैप्पी होली। होली आपको बहुत सारी खुशियाँ दे।